हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मूल विधि को पढ़ रहे हैं। मूल विधि में आज सीआरपीसी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं और हैं, इनमें से 2-3 धाराएं तो आपके एग्जाम में पूछी गई थी लास्ट टाइम भी, तो अच्छे से इसको देखते हैं और आज सीआरपीसी को ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो, सीआरपीसी में वैसे मैंने इंपॉर्टेंट धाराएं करवा दी हैं जितने भी हैं। अगर मुझे लगता है आगे भी अगर 2, 4, 5 धाराएं ऐसी मिलती हैं तो प्रैक्टिस सेशन में उनको मैं आपको करवा दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत है। इतना पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में खास आएगी नहीं। 99% क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। और कल से हम सीधे एक्ट्स पे चले जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा बड़ा एक्ट होगा तो 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में, और छोटा एक्ट होगा तो कोशिश करूंगा कि मैं हर एक्ट को एक लेक्चर में ही, एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करूं। तो आज सबसे पहले जो धारा मुझे आपको बतानी है वो है धारा 160, सेक्शन 160। ये बोलती है गवाहों को बयान लेने के लिए बुलाने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। यानी कि पुलिस अधिकारी के पास शक्ति है किसको, गवाहों को बुलाने की, कि भाई जो भी गवाह है, जो भी साक्षी है ना, जो भी साक्षी है वो आ जाए और अपना बयान दे। ऐसा बुलाने की शक्ति है किसके पास, पुलिस अधिकारी के पास है। तो देखते हैं। देखो, यदि पुलिस अधिकारी को पता लगता है कि कोई मामला, किसी मामले के बारे में पुलिस अधिकारी को इत्तला मिलती है, इत्तला मिलने का मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, और उसके बाद वो उस मामले से संबंधित तथ्यों की यानी फैक्ट्स की, या उसकी जो परिस्थिति है, तथ्य और परिस्थिति के कहाँ काम आती हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अन्वेषण होता है, उसी में तथ्य और परिस्थितियों को जुटाया जाता है, तथ्यों को जुटाया जाता है, परिस्थितियों को देखा जाता है। तो यदि पुलिस अधिकारी को किसी मामले की इत्तला मिलती है तो वह अन्वेषण के दौरान तथ्यों को जानने के लिए और परिस्थितियों को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को बयान देने के लिए, जो गवाह है उसको बयान देने के लिए बुलाएगा, और उस व्यक्ति को वहां पर बयान देने के लिए जाना पड़ेगा जहां पर थाने में पुलिस अधिकारी महोदय ने बुलाया है। बट ये क्वेश्चन आया था, आपके पास आया था कि कितनी आयु से और कितनी आयु तक, है ना, कितनी आयु से कितनी आयु तक के बंदे को बुला सकता है। तो 15 साल से और 65 वर्ष तक के बीच के व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। यदि 15 साल से कम आयु का है या 65 साल से ज़्यादा आयु का है तो बुलाएगा नहीं, थाने में नहीं बुलाएगा, स्वयं उनके स्थान पर जाएगा, उन्हीं के स्थान पर जाएगा और उनसे वहाँ पे उनके बयान लेगा। यदि कोई स्त्री ऐसी है जो मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त है, मानसिक रूप से अशक्त है या शारीरिक रूप से विकलांग वगैरह कुछ है, तो उनको बुलाएगा नहीं, उनके स्थान पर ही जाएगा। ये बात कही गई है किसमें, धारा 160 में। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद धारा 161 में पुलिस द्वारा गवाहों का बयान लेना। यहाँ पे तो है बुलाना, गवाहों को बयान के लिए बुलाना, जबकि यहाँ पे क्या है 161 में है बयान को लेना, बयान को लिखना। वहां पे है बुलाना कि भाई आ जाओ बयान दे दो। यहाँ पे क्या बात आ रही है, उस बयान को लेना और उसको नोट कर लेना। तो जो आईओ है, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो पुलिस अधिकारी है, वो बयान को लिखेगा या लिखवाएगा, या तो खुद लिख लेगा या किसी से लिखवा देगा। और खास बात क्या है कि बयान देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, किसके प्रति, स्वयं के विरुद्ध। यदि 161 में किसी को बुला लिया और वहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस व्यक्ति से कि जिनके जवाब देने से वो जो बयान देने आया है उसी के ऊपर आरोप आ सकता है, तो ऐसे कोई बयान देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। वैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बट अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि मैं ही आरोपी सिद्ध हो जाऊं, तो आप वहां पर उसको स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और यही बात संविधान के आर्टिकल 20 के तीसरे पार्ट में है। आपको मैंने पढ़ाया भी है, या आपने अन्य शिक्षक महोदयों से भी पढ़ा होगा, बुक्स में भी देखा होगा। तो स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और साथ सीधी बात है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान को लिखेगा या बयान को लिखवाएगा। उसके बाद 162 में क्या बात कही गई है कि जो 161 में बयान लिए गए हैं, जो 161 में बयान लिए गए हैं ऊपर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिखे हैं या लिखवाए हैं,
उन पर न तो अंगूठा लगवाएगा और ना ही हस्ताक्षर लेगा, ना ही उन पर अंगूठा लगवाएगा, ना ही हस्ताक्षर लेगा। 162 में ये बात लिखी हुई है कि 161 में जो बयान लिए जाएंगे उन पर ना तो अंगूठा लगवाएगा और ना ही हस्ताक्षर लेगा। एक और धारा बीच में बता देता हूं, जो 164 है, 164 में क्या बात आती है? 164 में बात आती है कन्फेस करने की। कन्फेस करना होता है ना कि हाँ जी मैंने ये अपराध किया है। तो किसके सामने कन्फेस किया जाता है? कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। और कन्फेशन कहीं पे आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, स्वीकृति, संस्वीकृति, है ना, वो स्वीकार कर लेगा, कन्फेस कर लेगा कि मैंने किया है। तो कन्फेशन अगर कहीं आएगा तो आप बोल देंगे 164 में आए। 164 में क्या है? कन्फेक्शन है। उसके बाद कन्फेक्शन नहीं, कन्फेशन है। 167 में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है। दूसरी बात, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। संविधान के मूल अधिकारों में हमने ये बात पढ़ी है। तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है। और उसमें यही बात लिखी जाती है कि जो लाने ले जाने में समय होगा, वो उन 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। तो ये इतनी सी बात लिख दी संविधान में। बट जब इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेके जाएंगे तो इस चीज का दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस अधिकारी लोग, पुलिस जो लोग हैं, वो इस चीज को मतलब दुरुपयोग कर सकते हैं। तो उसकी खुली एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे। वो जो कानून है कि 24 घंटे के अंदर पेश करेगा और परिवहन का समय नहीं जोड़ा जाएगा, उसकी खुली एक्सप्लेनेशन है 167 में। उसमें बात क्या कही गई है? जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ना हो, जब ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता, है ना, 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता, तब आगे का प्रोसेस क्या है? ये 167 बोल रहा है। इसमें क्या बात है? एक चीज है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। कन्फेशन में जो बात मैंने आपको बताई है कि 24 घंटे पहले, मतलब 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उससे रिलेटेड धारा है 164। यानी कि सपोज करो आप लोग, कोई अभियुक्त है और वो तमिलनाडु गया है और यूपी पुलिस उसको लेने गई है, उसको गिरफ्तार करने गई है। तो आप देखो, क्या 24 घंटे में तमिलनाडु से यहाँ आया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं आया जा सकता। मान लिया कि परिवहन का समय क्या हो जाए, ना भी माना जाए, तो यहाँ वाले मजिस्ट्रेट, जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है, वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश किया जाना है। ये बात संविधान ने कह दी। बट उसके अब इसके ड्रॉबैक से बचने के लिए, इसका मिसयूज ना हो, तो ये बात 164 में ही आती है कि जरूरी नहीं कि आप यहीं पे करवाओ, आप 24 घंटे में यहाँ पे आओ। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे ही लिख दिया गया सीआरपीसी में। बट क्या कहा गया कि अब जरूरी नहीं उस तमिलनाडु में छुपे हुए अभियुक्त को यूपी के मजिस्ट्रेट के सामने लेके आओ। आप एक काम करो, आप तमिलनाडु में ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका कन्फेशन करा लो और वहां से डॉक्यूमेंट लेके यहाँ जाओ, वो मान्य हो जाएगा। यानी 24 घंटे का मतलब 24 घंटे होता है। चाहे आप यहाँ पे ले आओ, अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास ले आओ, या आप जहां भी हो वहां के मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करा लो। अगर रेप पीड़िता वाला मामला है, रेप का मामला है, तो उसमें वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ये बात 164 में आ रही है। 167 में बात आ रही है, यदि पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि 24 घंटे में हमारा अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है। अब देखो, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि कोई अभियुक्त है, मतलब किसी व्यक्ति पे आरोप है कि इसने ये अपराध किया है और ये इत्तला बिल्कुल सही है, ऐसा विश्वास है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता है कि इसने हाँ ये अपराध किया है, इसने ये अपराध किया है, बट इससे रिलेटेड जो इसके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उनको जुटाने में यानी अन्वेषण को करने में अभी 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। 24 घंटे में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो उससे आगे की क्या प्रक्रिया है? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब ये लगता है कि 24 घंटे में इसके खिलाफ हम अन्वेषण पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या काम करता है? अभियुक्त को यानी एक्यूज्ड को और पीड़ित यानी विक्टिम को एफआईआर का एक प्रतिलिपि दे देता है, फोटोकॉपी दे देता है, और अन्वेषण का जो पर्चा होता है उसकी फोटोकॉपी दे देता है, कॉपी दे देता है, और इन दोनों को ही, अभियुक्त को और पीड़ित को, न्यायालय में पेश कर देता है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर देता है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने चले जाओ, आगे की बात वही रखेंगे। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मामला चला जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास मामला चला जाएगा,
तो जो अभियुक्त है उसका जो एडवोकेट है वो किस चीज की याचना करेगा कि सर बेल दे दो इसको, सर जमानत दे दो इसको। जबकि पुलिस क्या कहेगी, पुलिस कहेगी कि सर हमारा अभी अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है, अभी हम कर ही नहीं पाए, तो हमको अभिरक्षा चाहिए, हमको कस्टडी चाहिए। और कस्टडी किस तरह की, हमको क्या बोलेंगे वो, जुडिशियल कस्टडी बोलेंगे, न्यायिक अभिरक्षा में दे दो। तो अब ये इस पे निर्भर करता है मजिस्ट्रेट साहब पे कि वो बेल दे दे या तो उधर से उधर ही। अगर नॉन बेलेबल है, गैर जमानती, फिर तो जमानत होगी नहीं, फिर तो कस्टडी में भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पे डिपेंड करता है कि वो न्यायिक अभिरक्षा में भेज देंगे। तो पुलिस कहेगी कि मजिस्ट्रेट साहब इसको आप न्यायिक अभिरक्षा में, इसको कस्टडी में भेज दो, तो वो कहेंगे ठीक है मैं भेज दूंगा। पुलिस कहेगी कि 15 दिन के लिए भेज दो, क्योंकि कस्टडी मैक्सिमम एक बार में कस्टडी 15 दिन की होती है। एक बार में कस्टडी 15 दिन की होती है, 15 दिन उसको कस्टडी में रखा जाता है। तो अब एक बार में 15 दिन होगा। अब पुलिस कहेगी कि सर 15 दिन की दे दो, पर जज साहब कहेंगे भाई 15, मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि 15 दिन की दूंगा, भाई 10 दिन की दूंगा, उसके बाद दूसरी बारी में चाहे बढ़वा लेना। ठीक है, दूसरी बारी में बढ़वा लेना, बढ़वाते रहना जब तक जरूरत पड़ेगी तुमको, बट अभी मैं 10 दिन की दे रहा हूँ। 10 दिन के बाद फिर गए कि सर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ठीक है मैं 10 दिन की और कस्टडी दे रहा हूँ। इसी तरह करते करते मैक्सिमम कितनी कस्टडी दी जा सकती है, इसकी बात पता लगती है हमको यहाँ पे। यदि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, यहाँ पे मैंने मामला लिख दिया है कि यानी कि ऐसा मामला बन रहा है जिसमें सजा 10 वर्ष तक का है, मतलब कि अभियुक्त ने, एक्यूज्ड ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा है, मतलब 10 वर्ष तक का कारावास है, तो मैक्सिमम कितने दिन की कस्टडी दी जा सकती है, मैक्सिमम 60 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। और वो 60 दिन एक साथ नहीं, तोड़ कर, और मैक्सिमम एक बार में कितने दिन, 15 दिन मैक्सिमम एक बार में। ठीक है, अब चाहे वो 15 15 15 15 4 बार कर ले 60 करके, या वो 8 8 करके कर ले, 10 10 करके कर ले, मतलब कैसे भी मजिस्ट्रेट साहब मैक्सिमम 60 दिन की कस्टडी दे सकते हैं, किसमें, 10 वर्ष तक के जो अपराध रहेंगे 10 वर्ष तक का। और यदि मामला ऐसा है जिसमें सजा 10 वर्ष से अधिक है, तो मैक्सिमम कितनी कस्टडी दी जा सकती है, मैक्सिमम 90 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, जिसमें 10 वर्ष से अधिक का दंड का प्रावधान है। अब देखो, मान लिया पुलिस ने कस्टडी लेती रही, उसमें 10 वर्ष तक वाले में 60 दिन की है, 10 वर्ष से अधिक वाले में 90 दिन की है। तो अब क्या होगा, अब उसको कभी ना कभी तो जमानत मिलेगी भाई, वो कभी ना कभी तो यदि 60 दिन वाले में 60 दिन पूरे हो जाते हैं और 90 वाले में कस्टडी में रहते रहते 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जैसे ही 60 या 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो जो अभियुक्त है वो स्वतः जमानत का हकदार हो जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब भी उसको रोक नहीं सकते, उसको जमानत देनी ही पड़ेगी, जमानत देनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात पता लगती है हमको सेक्शन 167 में। मजा आ रहा होगा पढ़ के, उम्मीद है। उसके बाद सेक्शन 198। अब आपको लगेगा 167 से यहाँ पहुँच गए, तो सारा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, केवल जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने फिर भी बोल दिया है, कुछ धाराएं अगर मुझे लगेंगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये आपके लिए बहुत हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन 160 भी पूछा गया था, और 198 में भी पूछा गया था, और 262 भी पूछा गया था। तो 198 में क्या है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों का अभियोजन का मतलब है मामला चलना, केस में, वो कोर्ट में केस को चलना, सुनवाई होना, ये अभियोजन है ना, उसमें संबंधित अभियोजन। तो अभी इसमें क्या बात कही जा रही है, विवाह के विरुद्ध अपराध मैंने आपको पढ़ाए हैं, आईपीसी 20वें अध्याय में है। तो इसमें क्या बात कही गई है कि आईपीसी का जो अध्याय 20 है, उसका जो सुनवाई होगी, उसका जो मुकदमा चलेगा, वो कोर्ट में तब चल सकता है जब पीड़ित स्वयं आके परिवाद सेक्शन 2D CRPC, यानी कि पीड़ित जब सीधे शिकायत करता है मजिस्ट्रेट से, उसको कहते हैं कंप्लेन करना। तो यानी कि जो विवाह से संबंधित अपराध हैं, उनके मामले कोर्ट में तभी चल सकते हैं जब पीड़ित आए और क्या काम करे, खुद अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो चल सकता है। बट ऐसा तो नहीं है कि खुद जा सकता है, क्या पता ना जाने दे। अब विवाह संबंधित अपराध में पीड़ित कौन होती है, महिला ही होती है, पत्नी ही होती है, और बाद में क्या पता वो नातेदार रिश्तेदार न जाने दे, परेशान करे। तो अब क्या होगा,
अब कुछ शर्तें भी हैं, क्या पता 18 वर्ष से कम आयु का रहा हो मामला, मतलब जो पीड़ित है वो 18 वर्ष से कम आयु का हो, या वो पागल हो, या वो जड़ हो, जड़ और पागल एक जैसा ही है, या कोई स्त्री ऐसी है जो रीति रिवाजों में बंधी हुई है, यानी कि पर्दा नशीन है। पर्दा नशीन है यानी कि उसको पर्दे में रहना पड़ता है, पल्ले में रहना पड़ता है, लुक छुप के रहना पड़ता है, तो रीति रिवाजों से बंधी हुई है। तो ऐसे में सेक्शन 198 कहता है कि कोर्ट यदि किसी अन्य व्यक्ति को परमिट कर देता है तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी कंप्लेन दायर कर सकता है और अभियोजन कोर्ट में यानी मामला कोर्ट में चलाया जा सकता है। यदि क्या है, अब पत्नी पीड़ित है, दूसरी कंडीशन है, यदि पत्नी पीड़ित है और स्वयं नहीं जा सकती तो पत्नी की मां जा सकती है, उसके पिता, मतलब कि जो पत्नी है, महिला जो है जिसपे विवाह के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, तो मां भी कर सकती है, परिवार पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकती है, बहन भी कर सकती है, इस पत्नी का बेटा भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है। और इस पत्नी के माता पिता इस पत्नी के माता पिता के जो भाई हैं, इस पत्नी के जो मतलब जो महिला है इसके माता पिता के जो भाई हैं और बहन हैं वो भी कर सकते हैं। यानी कि इसकी पत्नी की जो माता है उसके भाई बहन कौन हो जाएंगे, मामा और मौसी, इस पत्नी के मामा और मौसी हो जाएंगे, तो वो भी कोर्ट में केस कर सकते हैं। और पिता के भाई बहन कौन हो जाएंगे, चाचा और क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, वो भी कोर्ट में केस कर सकती हैं। यदि कोर्ट और भी कौन कर सकता है, कोर्ट यदि किसी ब्लड रिलेटिव को अलाउ करे तो वो भी कोर्ट में कंप्लेन दायर कर सकता है। एक बार और बता देता हूं, पत्नी का मतलब यहाँ पे वो पीड़ित महिला से है, तो पीड़ित महिला की माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसका बहन, उसका बेटा, उसकी बेटी, या उसके मामा या उसकी मौसी, क्योंकि उसके माता पिता के भाई बहन मामा या मौसी, या पिता के भाई बहन चाचा या बुआ या ताऊ, है ना, कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। या कोर्ट यदि किसी ब्लड रिलेटिव को अलाउ करे तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकता है और विवाह के विरुद्ध अपराध हैं जो उनके खिलाफ मामले को चालू किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन 262 में सिंपल सी बात है, समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। विचारण का मतलब यहाँ पे है कि विचारण किसको बोलते हैं कि दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के लिए जो सुनवाइयाँ होती हैं उसको विचारण कहते हैं। तो संक्षिप्त ट्रायल, संक्षिप्त विचारण में मैक्सिमम कितनी सजा दी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम 3 महीने की सजा इसमें दी जा सकती है। यह है सेक्शन 262 का सेकंड पार्ट, संक्षिप्त विचारण या ट्रायल समरी में, समरी ट्रायल में मैक्सिमम 3 महीने की सजा दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, और भाई चैनल को यार शेयर करो जितना ज़्यादा हो, क्योंकि संसाधन इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप सब लोग समझ सकते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट आप बस शेयर करो, बस आप शेयर करो, जितना भी हो आप शेयर करो चैनल को, और अच्छी से अच्छी जगह पहुंचाओ। आप ही का चैनल है, तभी मैं ये सब बियर कर पाऊंगा, आप समझ सकते हैं। और अब के बाद हम क्या करेंगे, अब एक्ट पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। CRPC एंड हो गया है, तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय